स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आर.के पे। तो आज हम देखने वाले हैं प्राचीन इतिहास के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। हर क्वेश्चन का हम बहुत ही एक डिटेल भी देखेंगे जिसमें हम सारी चीज़ों को लगभग जान सकें और क्रमवार तरीके से मैं इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था एवं अन्य सभी विषयों को आपके समक्ष लेके आऊँगी। सभी विषयों के क्वेश्चंस को मैं लेके आऊँगी जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा और आइए स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत एक पूरा पाषाण स्थल नहीं है। तो बात करें तो इसमें जो बराबर की गुफा है ये एक पूरा पाषाण स्थल नहीं है। बाकी भीमबेटका, हुंसगी गुफा और कुरनूल गुफा ये सभी ही पूरा पाषाण स्थल है। आइए अब इसके बारे में डिटेल में हम देखते हैं। तो बराबर गुफा बिहार के गया जिले में स्थित है। इस गुफा का निर्माण चट्टान को काटकर किया गया है। इनका संबंध मौर्य काल से है, तो ध्यान रखना है बराबर की गुफा का संबंध मौर्य काल से है, जबकि भीमबेटका, हुंसगी तथा कुरनूल गुफा का संबंध पूरा पाषाण काल से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था। तो बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा, ये तो इजी क्वेश्चन है। हड़प्पा जो था सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसका एक हिस्सा था। आइए अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो हड़प्पा नामक पुरास्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से मिलने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है, ये ध्यान रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता में एक प्राचीन बंदरगाह है। तो लोथल नाम की जो जगह है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश युग की सभ्यता थी। तो कैसी थी, तो कांस्य युगीन सभ्यता थी जिसको अभी हमने देखा है। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। नवपाषाण काल के अंत में धातु का इस्तेमाल शुरू हुआ। तांबा प्रथम धातु थी जिसका इस्तेमाल मानव ने किया, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है। तांबा प्रथम धातु थी जिसका इस्तेमाल मानव ने किया। पत्थर और तांबा दोनों के इस्तेमाल पर आधारित संस्कृति को ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहते हैं। कांसा जो तांबा और रांगा की मिश्र धातु है की खोज भी इसी काल में हुई, अतः इसे कांस्य युग कहते हैं। सिंधु घाटी या हड़प्पा घाटी सभ्यता को एक कांस्य युगीन सभ्यता थी क्योंकि हड़प्पा के निवासी कांसे की ढलाई बड़े पैमाने पर करते थे और इस काम में प्रवीण थे। तो ये हो गए कुछ जो कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुरातत्व स्थल है। मोहनजोदाड़ो का क्या अर्थ होता है, तो मोहनजोदाड़ो का अर्थ जो होता है मृतकों का टीला होता है। तो इसमें राइट आंसर मृत पुरुषों का स्तूप हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। तो मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित एक पुरातत्व स्थल है। मोहनजोदाड़ो का सिंधी में शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी के तट पर स्थित है तथा इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी, तो ये ध्यान रखना है। मोहनजोदाड़ो से बृहत स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं, ये ध्यान रखना है, तथा यहाँ से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति भी मिली है। स्नानागार और नर्तकी की कांस्य मूर्ति ये कहाँ से मिली है, मोहनजोदाड़ो से। नेक्स्ट है हमारा बनावली हरियाणा के किस जिले में सिंधु घाटी सभ्यता काल से संबंधित पुरातत्व स्थल है। तो बनावली जो है ये फतेहाबाद में स्थित है, तो ध्यान रखना है राइट आंसर क्या हो जाएगा, फतेहाबाद हरियाणा में। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो आपका बनावली है हरियाणा के फतेहाबाद जिले से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक पुरास्थल है। इस स्थल की खोज किसने की थी, R.S. बिष्ट ने की थी। यहाँ से प्री हड़प्पा एवं हड़प्पोत्तर काल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मिट्टी से बने हल एवं बढ़िया किस्म के जौ प्राप्त हुए हैं। बनावली से जल निकासी प्रणाली का अभाव मिलता है, तो ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में बंदरगाह पाया गया है। तो अभी हमने देखा था लोथल जो है ये एक प्रमुख बंदरगाह था हड़प्पा कालीन सभ्यता का। बात कर लेते हैं लोथल के विषय में। तो लोथल गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में सरागवाला गांव में स्थित बंदरगाह शहर है। यह 1954 में खोजा गया था और इसकी खुदाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा 1955 से 1960 तक की गई थी। ASI के अनुसार लोथल में दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात बंदरगाह थे। तो ये क्या हो गया, लोथल जो था एक प्राचीन बंदरगाह था।
अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कहाँ पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा में। हड़प्पा में सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। इसके विषय में जान लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पूर्व में हरियाणा, राजस्थान तथा गुजरात से आरंभ होकर पश्चिम के मकरान तट तक है। तो ये आपको लिमिट ध्यान रखना है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। 1921 में दयाराम साहनी और 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा क्रमशः हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो सिंध पाकिस्तान की खोज की गई थी। तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की और 1922 में राखलदास बनर्जी ने किसकी? मोहनजोदाड़ो की। इस सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एसएससी के भी पेपर में ये क्वेश्चन बहुत बनते हैं। रंगपुर गुजरात में, चन्हुदड़ो, सुरकोटदा, मांडा, रोपड़, कालीबंगा, बनावली आदि ये सभी बहुत ही प्रमुख स्थल थे किसके? हड़प्पा कालीन सभ्यता के। अब बात कर लें तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, और ये भी बहुत पूछा जाता है कि कहाँ से कौन सी चीज़ पाई गई थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? तो ये तो हमने बहुत बार देख लिया, लोथल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से पहला स्थान कौन सा था जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी? तो ये देख रहे हैं क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर के हैं, तो ये बहुत बार रिपीट भी हो रहे हैं, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। हड़प्पा की सभ्यता थी जो सबसे पहले इसकी खोज की गई थी। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला है निम्नलिखित सिंधु सभ्यता स्थलों में से महान स्नानागार डैश में पाया गया है। तो मोहनजोदाड़ो में अभी हमने देखा था कि मोहनजोदाड़ो में विशाल स्नानागार और कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई। तो आंसर नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल इसका करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा काल के किस स्थल में समुद्री व्यापार के साक्ष्य मिले हैं? तो लोथल में, क्योंकि लोथल जो था एक प्राचीन बंदरगाह था और यहाँ से क्या होता था, आपका जो भी यहाँ से व्यापार होता था वो देखने को मिलता था। तो इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक है। यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित एक बंदरगाह शहर था। हड़प्पा काल में समुद्री व्यापार के साक्ष्य लोथल में मिले हैं। यहाँ से मोती, जवाहरात और कीमती गहने पश्चिमी एशिया और अफ्रीका के देशों को भेजे जाते थे। लोथल की खोज 1954 में रंगनाथ राव ने की थी। तो ये ध्यान रखना है, यह स्थल भोगवा नदी के किनारे है, ये भी ध्यान रखना है, भोगवा नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, लोथल था। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हड़प्पा स्थल डैश नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा जो स्थल है वो किसके तट पे? रावी नदी के तट पे स्थित है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हड़प्पा पाकिस्तान के मांट मोगरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1921 में दयाराम साहनी वत्स ने की थी। इस स्थल में 12 कक्षों वाला अन्नागार, अनाज कूटने के 18 वृत्ताकार चबूतर तथा श्रमिक आवास के साक्ष्य मिले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चीज़ें क्या कहाँ से मिली हैं, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला है हड़प्पावासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे? तो बात करें हड़प्पावासी की तो ये चित्र लिपि का प्रयोग करते थे। हड़प्पावासी जो थे वो भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा बृहद हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? तो जो बी राखीगढ़ी है ये हरियाणा राज्य में स्थित है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित है। इसका उत्खनन 1997 से 1999 के मध्य अमरेंद्र नाथ द्वारा किया गया था। राखीगढ़ी में हड़प्पा युग के प्रमाण मिले हैं। यहाँ खुदाई के दौरान 7 स्तूप, दुर्ग, प्राचीर, अन्नागार, ऊंचे चबूतरे पर बनाई गई अग्नि वेदिका प्राप्त हुई हैं। ये बहुत पूछा गया है कि अग्नि वेदिका कहाँ से प्राप्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का नाम जो मोहनजोदाड़ो की खोज से जुड़ा हुआ है, तो अभी हमने देख लिया राखलदास बनर्जी जो थे जिन्होंने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है हमारा? अश्वमेध यज्ञ प्राचीन भारतीय राजाओं द्वारा अपनी शाही संप्रभुता साबित करने के लिए एक डैश की बलि था। तो इसमें अश्वमेध जो यज्ञ कराया जाता था वो उसमें किसकी बलि दी जाती थी? तो घोड़े की बलि दी जाती थी। आइए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि अश्वमेध यज्ञ जो था भारतवर्ष के एक प्रख्यात प्राचीन काल यज्ञ का नाम है। इस यज्ञ का आयोजन प्राचीन भारतीय राजाओं द्वारा अपनी शाही संप्रभुता साबित करने के लिए एक अनुष्ठान के रूप में घोड़े की बलि देना था। इस यज्ञ का उल्लेख वैदिक कालीन ग्रंथों तथा ऋग्वेद एवं ब्राह्मण ग्रंथों में भी मिलता है। पुष्यमित्र शुंग तथा समुद्रगुप्त ने भी इसका आयोजन करवाया था। तो ये बहुत पूछता है कि किसने किसने करवाया था? तो पुष्यमित्र शुंग तथा समुद्रगुप्त ने इनका आयोजन करवाया था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस वेद में श्वेताश्वतरोपनिषद सन्निहित है। तो इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो श्वेताश्वतरोपनिषद यजुर्वेद में सन्निहित एक प्राचीन संस्कृत पाठ है। इसे 108 उपनिषदों के मुक्तिका सिद्धांत में 14वें नंबर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इस उपनिषद में 6 अध्यायों में 113 मंत्र या छंद हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि रामायण डैश द्वारा लिखित एक महाकाव्य है। तो रामायण वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी एक महाकाव्य है। तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लें तो रामायण और महाभारत भारत के प्राचीन महाकाव्य हैं। इनकी रचना ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में हुई। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इनमें 24,000 श्लोक हैं, इसलिए इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहते हैं। महाभारत का संकलन महर्षि वेद व्यास द्वारा किया गया था। इसमें 1 लाख श्लोक होने के कारण इसे सतसाहस्री साहती भी कहा जाता है। अगर बात कर यहाँ पे संहिता भी कहा जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगवत गीता भारत के किस पौराणिक महाग्रंथ से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? महाभारत से संबंधित है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि भगवत गीता का संबंध पौराणिक महाकाव्य महाभारत से संबंधित है। भगवत गीता मूलतः महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है, जिसकी रचना महर्षि वेद व्यास जी ने की थी। गीता में कुल 18 अध्याय तथा 700 श्लोक हैं। इनमें मुख्य रूप से ज्ञान, भक्ति एवं कर्म योग मार्गों का विस्तृत व्याख्या की गई है। अगला हमारा क्वेश्चन है। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो बात करें तो जो शंकराचार्य जी थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो केरल राज्य में हुआ था। अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिक आदि शंकराचार्य का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल राज्य में हुआ था। वे अद्वैत वेदांत सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ये बहुत बार पूछा गया है। अद्वैत वेदांत सिद्धांत के प्रतिपादक आदि शंकराचार्य जी थे। उन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भागवत गीता में कितने छंद हैं। तो भगवत गीता में 700 छंद हैं। अभी हमने देखा था, इसके बारे में हमने देख लिया है, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। उनका संकलन श्रीमद् भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। ये पूछा जा सकता है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। नेक्स्ट है हमारा अणु व्रत का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो जैन धर्म से संबंधित है। आइए जान लेते हैं अणु व्रत सिद्धांत के विषय में। अणु व्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म में किया गया है। जैन धर्म की 5 प्रमुख शिक्षाएं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य को अणु व्रत कहा जाता है। इनमें से 4 सिद्धांतों का प्रतिपादन पार्श्वनाथ द्वारा, जबकि अंतिम अर्थात ब्रह्मचर्य के सिद्धांत का प्रतिपादन महावीर द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लुम्बिनी। लुम्बिनी में बुद्ध जी का जन्म हुआ था। आइए इसके विषय में पूरा डिटेल में देखते हैं। तो क्या है, तो गौतम बुद्ध जी का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर हुआ था। तो किस कुल में हुआ था? शाक्य कुल में। 6 वर्षों की कठोर समाधान के पश्चात बोध गया बिहार में पीपल या वट वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे गौतम से बुद्ध बन गए। उन्होंने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया और कुशीनारा में उन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। मतलब कि उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई? कुशीनगर में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? कौन से राज्य को बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल कहते हैं। तो जो बिहार राज्य है उसे बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल कहते हैं। देखते हैं इसके विषय में। तो बिहार बौद्ध धर्म के पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक धरोहर, अध्यात्म और संस्कृति का केंद्र रहा है। बिहार में प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह, द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली तथा तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र का आयोजन हुआ था। इसीलिए बिहार को बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल कहा जाता है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सी बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी, एंड आई थिंक हम इसके विषय में आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे। तो इसकी बात करें तो महावीर जो थे ये गौतम बुद्ध के समकालीन थे। देखते हैं। तो महावीर गौतम बुद्ध के समकालीन थे। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जैन आंदोलन का प्रवर्तन किया था। नागार्जुन कनिष्क के दरबार की महान विभूति थे, ये भी ध्यान रखना है, तथा उनकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। उन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। कौटिल्य या विष्णुगुप्त की बात करें तो ये चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे, उनके प्रधानमंत्री थे। इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन से बौद्ध स्थल में पत्थर से तरासे शिल्प नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन कोंडा। आइए देखते हैं पत्थरों को काटकर बनाई गई स्थापत्य कला वाले प्रमुख बौद्ध स्थल कौन कौन से हैं। तो अजंता, कारले, नासिक, कन्हेरी इत्यादि। जबकि नागार्जुन कोंडा जो है ये पत्थर से तरासे शिल्पों के तहत नहीं आता। यह एक स्तूप है जिसमें बौद्ध स्मारक के साथ प्राचीनतम ईंट मंदिर भी है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय दर्शन के डैश स्कूल हैं जिन्हें षड दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। भारतीय दर्शन के 6 स्कूल हैं जिन्हें षड दर्शन के नाम से जाना जाता है। देख लेते हैं। तो 6 रूढ़िवादी स्कूलों को षड दर्शन कहा जाता है। इनमें न्याय, सांख्य, योग, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा शामिल हैं। इस धाराओं में से अधिकांश कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। मोक्ष को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त पाना माना जाता है और यह मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बौद्ध परिषदों की कुल संख्या, जो अभी हमने बात की बौद्ध संगीति की, तो उसी के विषय में कहा जा रहा है कुल संख्या 6 थी। 6 बार कुल बौद्ध परिषदों का आयोजन किया गया था। आइए अब इसके विषय में डिटेल में जानते हैं, क्योंकि चाहे कोई भी एग्जाम हो उसका ये फेवरेट क्वेश्चन होता है। अगला क्वेश्चन इसके विषय में देखते हैं थोड़ा सा कि बौद्ध संघ के अंतर्गत कुल 6 बौद्ध परिषदें आयोजित की गई थी। पहली बौद्ध परिषद की अगर बात करें तो इसका आयोजन महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद ही 883 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के संरक्षण में किया गया था। किसके? हर्यंक वंश के शासक थे अजातशत्रु। इन्हीं के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द्वितीय बौद्ध संगीति या द्वितीय बौद्ध परिषद की अगर बात करें तो इसका आयोजन राजा कालाशोक के संरक्षण में वैशाली में 383 ईसा पूर्व में हुआ था। तृतीय बौद्ध परिषद की बात करें तो इसका आयोजन अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध परिषद की बात करें तो यह कश्मीर के कुंडल वन में 72 ईस्वी में आयोजित हुई थी। इसका आयोजन कुषाण शासक कनिष्क के संरक्षण में हुआ था। अभी तक हम चतुर्थ तक ही पढ़े हैं, लेकिन 5वीं और 6वीं भी हुई थी। 5वीं बौद्ध परिषद जो था इसका आयोजन मिंडन के संरक्षण में 1871 में बर्मा के मांडले में हुआ था। ये सब बहुत बाद की चीज़ें हैं। और 6ठी बौद्ध परिषद जो थी उसका आयोजन बर्मा के काबा ए में वर्ष 1954 में आयोजित की गई थी। यह यूएन के संरक्षण में यूएनयू के संरक्षण में संपन्न हुई थी। ये ध्यान रखना है। तो कुल अभी तक 6 बौद्ध संगीतियाँ हो चुकी हैं। आइए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रचार किया? तो अद्वैतवाद अभी हमने देखा था, डिटेल जब हम देख रहे थे तो इसके विषय में पढ़े थे। अद्वैतवाद जो है इस सिद्धांत का प्रतिपादन आदि शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। देख लेते हैं इसके विषय में। तो आदि शंकराचार्य भारत के एक महान दार्शनिक एवं धर्म प्रवर्तक थे, जिन्होंने संसार में 4 पीठों की स्थापना की। इन्होंने ही अद्वैत सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया। इन्होंने ही आत्मा और परमात्मा की एक रूपता का संदेश दिया, जिसके अनुसार परमात्मा एक ही समय में सगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूपों में रहता है। अद्वैतवाद भारत के सनातन दर्शन वेदांत के सबसे प्रभावशाली मतों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशिष्ट अद्वैत नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना इनमें से किसने की? तो बात करें तो इसकी स्थापना रामानुजाचार्य जी के द्वारा की गई थी। देखते हैं इसके विषय में। तो यहाँ पे लिस्ट पूरी दी हुई है, इसे आप कहीं नोट कर लें। विशिष्ट अद्वैत जो था इसका सिद्धांत का प्रतिपादन रामानुजाचार्य के द्वारा की गई थी। ये किस संप्रदाय से संबंध रखते थे? तो ये श्री वैष्णव संप्रदाय से संबंधित हैं। द्वैतवाद की बात करें तो माधवाचार्य जी के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया और ये ब्रह्म समाज से संबंधित है। द्वैत अगर द्वैत की बात करें तो इसका संबंध निम्बार्क से है और ये किससे संबंधित है? तो ये सनक संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट अगर देखते हैं शुद्धाद्वैत की, तो ये वल्लभाचार्य जी ने इनका प्रतिपादन किया और रुद्र संप्रदाय से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा वेद मुख्यतः लयबद्ध प्रारूप या छंद से मिलकर संगीतात्मक रचना के रूप में बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा सामवेद। अब देख लेते हैं इसके बारे में। साम का अर्थ संगीत या गान होता है। सामवेद भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, इनके पाठकर्ता को उद्गाता कहा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उद्गाता कहा जाता है।
और आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि ऋग्वेद के पाठकर्ता को किस नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिपिटक शास्त्रों के सिद्धांत कैनन ऑफ स्क्रिप्चर डैश के लिए शब्द है। डैश के लिए एक शब्द है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। जो त्रिपिटक शास्त्रों में वर्णित बौद्धों के लिए द कैनन ऑफ स्क्रिवेनरस एक पारिभाषिक शब्द है। ये विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक में विभाजित है। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के आचरण से संबंधित विचार हैं। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, जबकि अभिधम्म पिटक में बौद्ध शिक्षा का दर्शन है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किस पिटक में किया गया है, तो सुत्त पिटक में इसका वर्णन किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बामियान बुद्ध की मूर्तियों को भारतीय कला के किस शैली के अनुसार तराशा गया है। तो इसे गांधार शैली के अनुसार तराशा गया है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो बामियान बुद्ध की मूर्तियां बलुआ पत्थर की चट्टानों से काटकर बनाई गई थीं। यह मूर्तियां 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की हैं और कभी दुनिया की सबसे ऊंची बुद्ध की खड़ी प्रतिमा थी। यह मूर्तियां अफगानिस्तान में स्थित थीं, जिन्हें वर्ष 200 में तालिबान द्वारा तोड़ने की घोषणा की गई थी। इन मूर्तियों में भारतीय कला की गांधार शैली की कलाकृति दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी के बाद एक प्रमुख सभ्यता महाजनपद किस काल या युग में स्थापित हुआ था। तो ये लौह युग में स्थापित हुआ था। देख लेते हैं महाजनपद के विषय में। तो बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद महाजनपद लौह युग में स्थापित हुए थे। महाजनपद शब्द का तात्पर्य बड़े जनपदों से हैं, जो वैदिक युग के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में मौजूद इकाइयाँ थीं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश व बिहार के कुछ प्रादेशिक जिलों ने लौह उत्पादन केंद्रों पर पहुंच प्राप्त की और उनका उपयोग लोहे के हथियार और उपकरण बनाने में किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बुद्ध ने डैश में ज्ञान प्राप्त किया था। तो बात करें तो जो महात्मा बुद्ध जी थे उनको ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था, तो बोध गया में। कहाँ पे, तो पीपल के वृक्ष के नीचे बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और अपना पहला उपदेश जो उन्होंने दिया था वो सारनाथ में दिया था। आइए देख लेते हैं इसके विषय में। तो बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के परिणाम स्वरूप निरंजना के तट पर, यह भी ध्यान रखना है, निरंजना आधुनिक फल्गु नदी, आधुनिक का जो फल्गु नदी है उस समय निरंजना नदी के नाम से जाना जाता था, के तट पर स्थित बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया बिहार में स्थित एक तीर्थ स्थल है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में और महापरिनिर्वाण मतलब कि मृत्यु जो हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। इसे महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल में प्राचीन भारत में कितने महाजनपद या महान राज्य मौजूद थे। तो 16 महाजनपद थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके विषय में देख लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, इसे आप एक बार नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। कुल 16 महाजनपद थे, जिसकी जो बात की गई है बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और एक जैन साहित्य है भगवती सूत्र, इसमें 16 महाजनपदों के विषय में वर्णन किया गया है। तो देख लीजिएगा, ये 16 विषय हैं, इसे याद 16 महाजनपद हैं और इनकी राजधानियाँ भी दी हुई हैं। ये आपको नोट कर लेना है और याद रख लेना है। एक ही ध्यान रखना है कि एक ही अस्मक नाम का जो महाजनपद था वो साउथ में स्थित था, मतलब दक्षिण भारत में था। इसके अलावा कोई भी नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्वविदों ने हाल में ही डैश में एक बौद्ध स्थल में एक दुर्लभ आदमकद प्लास्टर की मूर्ति का पता लगाया है। तो तेलंगाना राज्य में इसका पता लगाया गया है। इसके विषय में देख लेते हैं। वर्ष 2019 में तेलंगाना में पुरातत्वविदों ने सूर्यापेट के फड़ीगिरी में एक बौद्ध स्थल से एक आदमकद प्लास्टर की आकृति प्राप्त की है, जिसे इक्ष्वाकु वंश के शासन के दौरान फड़ीगिरी में लगभग 1700 साल पहले कारीगरों द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें मैच करना है। तो देख लेते हैं। सूची में बुद्ध के जीवन की कुछ घटनाएं दी गई हैं और इन्हें इनके प्रतीकों से प्रतीक जो हैं उससे इन्हें मैच कराना है। तो बात करें बुद्ध के जन्म की, तो बुद्ध के जन्म को किससे दिखाया जाता है, तो सांड से दिखाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ए का 3 हो जाएगा। ज्ञान की बात करें तो बुद्ध में को जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसको किस सिंबल से दिखाया जाता है, तो बोधि वृक्ष के सिंबल से दिखाया जाता है। तो बी का 1st हो जाएगा। प्रथम उपदेश जो दिया उसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है और इसे चक्र से दिखाया जाता है, मृत्यु को स्तूप से।
तो ये देख लेना है, जन्म का मतलब ए का थर्ड हो जाएगा और बी का फर्स्ट हो जाएगा, और प्रथम उपदेश जो था वो चक्र मतलब सेकंड हो जाएगा, और डी का फोर्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आप इसको देख सकते हैं, सारा इसका डिटेल दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बुद्ध और महावीर निम्नलिखित में से किस महाजनपद में आते थे। तो इसकी अगर बात करें तो दोनों का ही वंश जो था वो अलग अलग था। तो इसके विषय में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडा ग्राम वैशाली में हुआ था, जो वज्जी महाजनपद के अंतर्गत आता था। तो अगर बात करें महावीर स्वामी की, तो ये वज्जी महाजनपद के अंतर्गत ये आते थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म जो था वो 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। यह साक्य गणराज्य के अंतर्गत आता था, जो 16 महाजनपदों में शामिल नहीं था। तो ध्यान रखना है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम नहीं अभी डिटेल में नहीं इसके बारे में बता सकते, क्योंकि जो दोनों का ही वंश था वो अलग अलग था, और बुद्ध जी किसी भी 16 महाजनपदों के अंतर्गत इनका जन्म स्थान नहीं आता था। ऐसा प्रश्नगत विकल्पों में कोई भी विकल्प सत्य नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा महायान बौद्ध दर्शन तथा हीनयान बौद्ध दर्शन के बीच सर्वाधिक बुनियादी अंतर है। तो बात करें तो देव एवं देवियों की जो पूजा थी, इन दोनों में महायान और हीनयान में प्रमुख अंतर है। बात कर लेते हैं इसके विषय में। तो कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया, पहला हीनयान, दूसरा महायान। हीनयान संप्रदाय के लोगों का मत था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इनके विषय में थोड़ा और जाने तो हीनयान संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजा एवं देवी देवताओं की पूजा पर विश्वास नहीं करते थे, जबकि महायान संप्रदाय के लोग बुद्ध को देवता के रूप में स्वीकार करते हुए इनकी पूजा करने लगे। अतः अनेक बोधिसत्वों की पूजा भी प्रारंभ हो गई। इनके अनुसार बुद्ध मानव के दुख त्राता के रूप में अवतार लेते रहे हैं। इनका अगला जो जन्म होगा वो मैत्रेय के नाम से होगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है हमारा, मोहम्मद पैगंबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म जो था वो मक्का में हुआ था। आइए इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद थे। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पैगंबर हजरत मोहम्मद की मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम जगत में हिजरी संवत कहा जाता है। कुरान इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंबिसार और अजातशत्रु संरक्षक थे। तो अगर बिंबिसार और अजातशत्रु की बात करें तो ये लोग इनमें से किसी भी धर्म के संरक्षक नहीं थे। तो वो किसके संरक्षक थे, तो आइए देखते हैं इसके विषय में। तो बिंबिसार और अजातशत्रु बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। विनय पिटक के अनुसार बुद्ध से मिलने के पश्चात बिंबिसार ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया तथा बुद्ध और उनके अनुयायियों के लिए वेलु वन नामक उद्यान प्रदान किए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेलु वन नामक उद्यान को इन्होंने दान में दिया था। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था तथा उसके ही शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में किया गया था। उसने अपने शासनकाल में बुद्ध के अवशेषों पर राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया था। तो ये हमें ध्यान रखना है, और ये किस वंश से संबंधित है इसे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व के आसपास की थी। यह सिंधु नदी और गंगा नदी के दोनों के मैदानों में नियंत्रित करता था एवं इसका साम्राज्य पूर्वी और पश्चिमी महासागरों तक फैला हुआ था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इस काल के 3 प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक थे। चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार थे और बिंदुसार के पुत्र कौन थे, अशोक थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में कौन राजा अशोक के पुत्र नहीं थे। तो जो कैवल्य थे ये राजा अशोक के पुत्र नहीं थे। बात कर ले तो सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सिलोन मतलब श्रीलंका भेजा था। कुणाल यह सम्राट अशोक और रानी पद्मावती के पुत्र थे। तिवाला या तीवर की बात करें तो यह सम्राट अशोक और कुरुवाकी के पुत्र थे। जालौक की बात करें तो वह सम्राट अशोक के पुत्रों में से एक थे। उनका उल्लेख कल्हड़ की राज तरंगड़ी में पाया जाता है या मिलता है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, बिल्कुल सही बात है।
अशोक ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपनी संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। बिल्कुल ही सही बात है, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं इसके विषय में। तो अगर देखते हैं तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यह यूनान का निवासी था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी जिससे मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। प्राचीन भारतीय इतिहास में अशोक पहला ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। अशोक के उत्कीर्ण लेखों के लेखन प्रणाली को सबसे प्राचीन माना जाता है। इनके अभिलेख 4 लिपियों ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और यूनानी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनकी 4 लिपियों में थी ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और यूनानी। अशोक के प्राप्त अभिलेखों की संख्या 33 से अधिक है। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिसेप ने अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अतः कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यूनानियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा को अमित्रोचेट्स अर्थात दुश्मनों का संहार करने वाला कहा जाता है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार जी थे उनको अमित्रघात के रूप में जाना जाता है, अमित्रघात या अमित्रोचेट्स के रूप में। तो बिंदुसार को अमित्रोचेट्स अर्थात दुश्मनों का संहार करने वाला राजा कहा गया है। बिंदुसार जो उनका शासनकाल 298 से 272 ईसा पूर्व तक रहा, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे जो उसकी मृत्यु के पश्चात गद्दी पर बैठे थे। इन्होंने अपने पिता द्वारा विजित क्षेत्र को पूर्ण रूप से अछूत बनाए रखा। बिंदुसार के दरबार में डायमिकस नामक राजदूत आया था। तो ये ध्यान रखना है, बिंदुसार के शासनकाल में डायमिकस नाम का राजदूत आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक द्वारा नियुक्त किए गए धर्म महामात्रों के कर्तव्यों का उनके निम्न अभिलेखों में उल्लेख मिलता है। तो देख लेते हैं। तो बात करें तो जो अशोक थे उनके नियुक्त किए गए जो धर्म महामात्र थे उनके बारे में किस अभिलेख में उल्लेख मिलता है। तो जो अशोक का 5वां और 6ठा अभिलेख था इसमें इनका उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। आइए देख लेते हैं इसके विषय में। तो अशोक जो थे मौर्य वंश के प्रसिद्ध शासक थे। जो अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है, शिलालेख, स्तंभलेख व गुहालेख। अशोक के शिलालेख की संख्या 14 है, ये भी ध्यान रखना है। इनके 5वें तथा 6ठे अभिलेखों में धर्म महामात्रों के कर्तव्यों का उल्लेख हुआ है। अशोक के शिलालेखों की खोज 1550 में टी फैंथलर ने की थी तथा पढ़ने में सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को ये सफलता प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि यह एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। यह एक बड़ा और सुंदर शहर है। यह चारों ओर से एक विशाल दीवार से घिरा है। इसमें 570 मीनारें हैं और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल के घर लकड़ी और मिट्टी के ईंटों से बने हुए हैं। राजा का महल भी काष्ठ निर्मित है और पत्थरों पर नक्काशी द्वारा अलंकृत है। बाघों और पक्षियों को रखने के लिए निर्मित बाड़ों में से यह घिरा हुआ है। यह किसने बताया? तो ये पाटलिपुत्र का स्थान है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की महल की बात की जा रही है। और किसके द्वारा? तो इंडिका नामक जो पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी उसमें इसका वर्णन मिलता है। देखते हैं। तो उपरोक्त दिया गया विवरण पाटलिपुत्र नगर के बारे में दिया गया है। यह विवरण यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका में दिया गया है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनकर आया था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने की थी, ये भी ध्यान रखना है। उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र आधुनिक के पटना की स्थापना की गई थी। और अब देखते हैं हम अपना आज का लास्ट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य डैश थे। तो कौन थे चंद्रगुप्त मौर्य? तो डी अशोक के दादा थे। तो इसे ध्यान रख लेना है, इसके बारे में हम देख लेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत के प्रथम ऐतिहासिक सम्राट थे जिसने मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ तथा बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान थे। इस संबंध में चंद्रगुप्त मौर्य अशोक महान के दादा हुए। तो इससे आगे के क्वेश्चंस को हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आप अंत तक बने रहिएगा इस सीरीज़ में, जिससे आपको बहुत ही अधिक सहायता या हेल्पफुल होने वाले हैं ये वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।